हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर बच्चों आज तुम्हारे सूर्य उदय के साथ एक नए बैच का भी उदय हुआ है, जिसका नाम क्या है? बिल्कुल उदय बैच, जहां पर तुम क्लास 9th के जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सीखोगे। जो क्लास 9th का तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है वो करोगे, वो भी प्योर हिंदी में, है ना मेरे बच्चों। तो भाई जो ये उदय बैच है ये तुम लोगों के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है, ये जो उदय बैच है ये तुम लोगों के लिए कहां कहां इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, जो तुम्हारे क्लास 9th के एग्जाम है बच्चों, वहां पर तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो तुम्हारे क्लास 10th जो अगली साल होने वाली है, ठीक है, वो होगी तुम्हारी बच्चों बोर्ड्स की क्लास। और बेटा मेरे बोर्ड्स की क्लास जो है तुम्हारी क्लास 10th की अगर तुम बुक उठाकर देखो, ठीक है, और क्लास 9th की अगर तुम बुक उठाकर देखो तो तुम उसमें पाओगे कि क्लास 9th में जो सारे चैप्टर हैं वही सेम नाम के सारे चैप्टर क्लास 10th में भी हैं। यानी कि जो तुम क्लास 9th में बेसिक पढ़ोगे वही पूरा का पूरा क्लास 10th में चलने वाला है, ठीक है। तो यानी कि यहां से तुम्हारा जो उदय है वो शुरू होगा, यानी कि तुम यहां पर अपना सूर्य उदय करोगे, ठीक है। और अगर तुमने यहां पर अपनी चीजों को अच्छे से समझ लिया, बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर लिया, तो क्लास 10th तुम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम तुम लोगों के लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हो सर, बहुत आगे चले गए, अभी इतनी दूर की बात नहीं करते, पास की बात कर लेते हैं। तो देखो, क्लास 10th तो तुम्हारी अगली साल है, इस साल है तुम्हारी क्लास 9th। तुम लोग क्लास 8 से क्लास 9th में आए हो अभी, ठीक है। तो तुम लोगों का बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जानता हूं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे लगता है तुम लोगों को डर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर मैं अभी यहां पर पोल करा पाता, लेकिन पोल हो नहीं पाएगा क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ से लगता है डर। जरा कमेंट में बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जानता हूं, ठीक है। लेकिन इस बैच की क्लासेस खत्म होने के बाद मैं ये गारंटी दूंगा, मैं ये गारंटी लेता हूं तुम लोगों के लिए कि मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम लोग, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो क्लास 8th में ऐसा बच्चा हो जिसके 10 नंबर आए हो 80 में से, चाहे वो क्लास 8th में ऐसा बच्चा हो जिसके 80 में से 33 नंबर आए हो, ठीक है, और चाहे वो क्लास 8th का ऐसा बच्चा हो जिसके भैया 80 में से 70 या 80 में से 75 नंबर आए हो, ठीक है। मैं यही कोशिश करने वाला हूं बच्चों कि तुम लोग अब जब क्लास 9th में आए हो तो तुम लोगों का लेवल जो है वो सबका बराबर लेकर आया जाए। जिसका लेवल यहां है ना, उसे भी मैं यहां लेकर आऊंगा। कैसे? हम क्लास 9th का जो ये उदय बैच होने वाला है हिंदी मीडियम का, इसमें सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। मैं सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से और एकदम डीप में बताऊंगा ताकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए। दूसरी बात, मैं हर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। वो एनसीईआरटी से भी हो सकते हैं और वो तुम्हारा रेफरेंस बुक्स से भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी बात तो हो गई कि मैं, यानी कि जो तुम्हारे कमल सर हैं, कमल भैया हैं, कमल दोस्त, यार, भाई, बंधु, सखा संबंधी, जो तुम्हें बुलाना है वो बुलाओ, ठीक है। जो तुम्हें अच्छा लगे वो बुलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि वो तुम्हें कैसे पढ़ाने वाले हैं इसके बारे में तो बात हो गई। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये जो बैच है उदय बैच, ये तुम्हें कहां मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इस बैच में तुम्हें और कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊं तो बच्चों, जो उदय बैच है, ध्यान रखना, ये तुम्हें या तो YouTube पर मिलेगा। कौन से चैनल पर भाई? PW हिंदी मीडियम पर, ठीक है। PW हिंदी मीडियम, PW हिंदी मीडियम चैनल पर मिलेगा, या फिर ये तुम्हें मिलेगा बच्चों PW ऐप पर। PW ऐप पर तुम्हें और क्या चीजें मिलेंगी? देखो, जो तुम्हारा YouTube चैनल है उस पर खाली तुम्हें कोर्स मिल जाएगा, रेगुलर क्लासेस होंगी, जो टाइम है, स्केड्यूल है, उसके हिसाब से रेगुलर क्लासेस होंगी। स्केड्यूल तुम्हें इसका कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, वहां पर तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। क्लास 9th के बच्चों के लिए स्पेशली ये बैच होने वाला है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर जो इसका PW ऐप पर तुम्हें ये कोर्स मिलेगा, PW ऐप पर जो ये कोर्स मिलेगा उसमें तुम्हें एक दो फायदे और मिल जाएंगे, और वो है तुम्हारा DPP का, ठीक है। PW ऐप पर तुम्हें क्लासेस के साथ बच्चों DPP या DHA, DPP होती है मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और DHA हमारा होता है डेली होम असाइनमेंट। दोनों में से तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है? ये होता है होमवर्क, ठीक।
तो तुम्हें उदय बैच में, अगर तुम पीडब्ल्यू ऐप से ले रहे हो उदय बैच, तो वहां पर तुम्हें प्रॉपर इसके लिए होमवर्क भी मिलेगा हर क्लास के बाद। ठीक है, जो तुमने क्लास में पढ़ा है उससे रिलेटेड ही हर क्लास के बाद तुम्हें होमवर्क मिलेगा। ठीक, अब आगे जरा थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात हो गई कि भैया बैच में क्या क्या मिलने वाला है, ये बात हो गई कि मैं तुम लोगों को कैसे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी एक दो बातें और करूंगा, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी क्लास 8 से क्लास 9 में आए हैं, और उन लोगों को बहुत सारे लोग, बाहर के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, तुम्हारे कुछ दोस्त, तुम्हारे कुछ ऐसे रिश्तेदार, या तुम्हारे कुछ ऐसे बहुत ज्यादा अच्छे बनने वाले दोस्त जो तुमसे कहते होंगे यार तू क्या ही कर लेगा, तुझसे नहीं हो पाएगा भाई, रहन देना, छोड़ना, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, चला खेलने चलते हैं। अरे छोड़ो, रिश्तेदार कहते हैं कि यार अजी आपका लड़का तो पढ़ने लिखने में तो थोड़ा कमजोर ही है ना शायद, तो क्या ही करेगा, क्या करवाओगे इसे, 12वीं के बाद एक काम करना, ये कुछ काम वाम करवा देना, या फिर वो बोलते हैं कि एक काम करना, इसे तो 9वीं में वो दिला देना, क्या, आर्ट साइड। मैं आर्ट साइड को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आर्ट साइड लेने वाले बच्चे भी बहुत होनहार होते हैं, आर्ट साइड वाले बच्चे भी भैया अपनी फील्ड में बहुत आगे तक जाते हैं। ठीक है, आईएएस पीसीएस वो सब बनते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि आर्ट साइड इजी होती है, तो वो क्या करते हैं, जो उन बच्चों को लगता है कि वो कमजोर है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कि इसे तो आर्ट साइड दिला देना, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे बैच में भी जिन्हें लोगों ने बोला होगा कि भाई तू तो आर्ट साइड ले लियो, ज्यादा आराम से कर लेगा, ठीक है, पास हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, इस कान से इन लोगों की बातें सुनो और इस कान से बाहर निकाल दो। ठीक है, जो लोग तुम्हें लगता है ना तुम्हारी लाइफ में तुम्हें डिमोटिवेट करने आए हैं, या तुम्हें ये कहने आए हैं, या तुम्हें ये रियलाइज कराने आए हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है, उन लोगों की बातें इस कान से सुन के इस कान से बाहर निकाल देना। कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारा हमेशा तुम्हारी लाइफ में भला चाहते हैं, ठीक है, उनमें से हैं तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक, तुम्हारे टीचर्स, ठीक है, और तुम्हारे कुछ ऐसे लोग जिन्हें तुम अपना आइडियल मानते हो, तुम्हें अपना मेंटोर मानते हो, वो तुम्हारा रियल में भला चाहते हो। ठीक है, सिर्फ कुछ ऐसे लोग गिने चुने ही होते हैं, तो हमेशा सिर्फ उनकी बात पर ध्यान दो। बाकी कोई अगर तुम्हें लग रहा है ऐसा कि भाई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है, तुम्हें ऐसा फील करा रहा है, तुम्हें डिग्रेड कर रहा है, तुम्हें ऐसा फील करा रहा है कि यार ना ना तुझसे नहीं हो पाएगा, तो इधर से सुनो, इधर से बाहर निकाल दो, छोड़ो। ऐसे लोगों को इग्नोर मारना होता है कंप्लीटली, ठीक है, सुननी नहीं होती उनकी, अपनी काम करो, अपना काम करो, उस पर मेहनत करो, खुद पे मेहनत करो, बात खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास का ज्ञान भी हो गया, आज की क्लास में कैसे पढ़ने वाले हैं वो भी समझ में आ गया, और आज की क्लास में हम करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 1, पहला चैप्टर क्लास 9 का जो है नंबर सिस्टम, उस पर बेस्ड। अब ये सिस्टम वाला सिस्टम नहीं है, ये नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति से हम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो भैया प्योर हिंदी का ये बैच होने वाला है, तो इसमें सारी चीजें प्योर हिंदी में ही चलेंगी। ठीक है, संख्या पद्धति। जो भी बच्चे यहां पर इंग्लिश में पढ़ने आए हैं, मैं बता देता हूं बेटा, ये बैच प्योर हिंदी का है। इंग्लिश में यहां पर मैं चीजें नहीं बता पाऊंगा इतनी ज्यादा डीप में, तो ध्यान रखना, ये खाली मैं यहां पर प्योर हिंदी में चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? तो बिना किसी देरी के संख्या पद्धति को हम शुरू करेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है बच्चों, पहला नंबर, पहला चैप्टर क्लास 9 का संख्या पद्धति है। अब तुम इसमें जरा देखो, तुम्हें दिख रहा होगा संख्या। तुम्हारी पूरी जिंदगी संख्या से भरी हुई है। ठीक है, जैसे कि तुम दोस्त की दुकान पर जाते हो, दूध वाले की दुकान पर गए, तुम परचून की दुकान पर गए, तुम्हारे जन्म की तिथि से लेकर तुम्हारे क्या कहते हैं दोस्त के बर्थडे तक सब कुछ नंबर से भरा हुआ है। तुम दुकान पे जाओगे, तुम्हें कुछ सामान लेना है, तुम उसे पैसे दोगे, पैसे किस में दोगे, नंबर्स के थ्रू। ठीक है, यानी कि संख्या के मदद से। ठीक, तुम दूध वाले के पास गए, तुम्हें दूध लेना है, तुम उससे समझोगे कि भैया कितने किलो दूध लेना है, वो पूछेगा कितने किलो दूध लेना है, तो कैसे बताओगे भाई, कैसे बताओगे भाई? सीधी सी बात है, उसे बोलोगे कि यार ये है, मतलब 2 किलो दूध दे दो, 3 किलो दूध दे दो, तो ये भी क्या है, ये भी संख्या है। ठीक है, तुम्हारी जन्म तिथि क्या है, किसी की होगी 2003, किसी की होगी 2004, किसी की होगी 2005। ठीक है, ये क्या है, ये भी जन्म तिथि है। जन्म तिथि क्या है भैया, ये भी नंबर है। ठीक है, तुम्हारे दोस्त का बर्थडे भी ऐसे ही होगा 2003, 2004, 2005 में, ये भी क्या है, ये भी बर्थ डेट है। तुम किसी से उसका मोबाइल नंबर मांग रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी तुम्हारा नंबर्स के थ्रू ही दिया जाता है। तो संख्या के बिना तुम्हारी जो दुनिया है वो रुक जाएगी। ठीक है, मतलब वो घूमती तो रहेगी, लेकिन तुम लोगों की दुनिया जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि अब हम संख्याओं को अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छे से घुला मिला चुके हैं। ठीक है, तुम बिना नंबर्स के, तुम बिना संख्याओं के जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो इस टाइम पे। तुम इमेजिन करके देखो कि अगर तुम्हारे पास संख्याएं ना होती तो क्या तुम कुछ भी काम कर पाते? कुछ भी सोच के देखो, नहीं होते नंबर्स
तो नंबर्स हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इन्हीं के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, इसका है लेक्चर नंबर 1, जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में हम क्या पढ़ेंगे स्पेशली मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो यहां पर हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में, ठीक है, अलग अलग प्रकार के संख्या के प्रकार, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रकार की हमारी संख्याएं हैं। सबसे पहली चीज ये, इसमें से 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं हर एक चीज तुम्हें बताता हुआ चलूंगा कि कौन सी चीज तुम लोगों के लिए कहां इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 9th में, ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो तुम्हारे इस टॉपिक में से लग जाते हैं बहुत सारी बार, ठीक है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे और ये है हमारा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। हम परिमेय संख्या क्या होती है इसे हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार में। तुमने क्लास 8th में भी पढ़ी है परिमेय संख्या, यहां पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। संख्या के प्रकार में परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे और उसके बाद 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। यहां से बच्चों तुम्हारे 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस वाले टॉपिक में से भी तुम्हारे 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इजी टॉपिक है। आज की क्लास तुम लोगों की पहली क्लास होने वाली है, तो मैं बहुत इजी और बहुत बेसिक टॉपिक लेकर आया हूं क्योंकि स्टार्टिंग में बातचीत में ज्यादा टाइम चला गया, मुझे पता है, ठीक है। तो बहुत इजी और बहुत अपने आराम से होने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए शुरुआत करते हैं क्लास की, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है, एक काम करना बच्चों, क्लास में हमेशा कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। अगर तुम क्लास में आ रहे हो, ठीक, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि तुम नई क्लास में अगर आ रहे हो तो तुम उससे पहले की क्लास करके आओ, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना कि मान लो तुमने आज दूसरा लेक्चर करने आए हो, ठीक है, और तुमने पहला लेक्चर नहीं करा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर आपस में कनेक्टेड होता है, तो उसमें फिर तुम लोगों को दिक्कत होगी। मैं तो पढ़ाकर चला जाऊंगा लेकिन तुम लोगों को दिक्कत होगी समझने में, ठीक है। तो हमेशा जितने भी सारे बालक हैं वो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जब भी ऐसा कुछ सीन होगा कि भाई तुमने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले तुम क्या करोगे, अपना बैकलॉग क्लियर करोगे। बाकी तुम्हें समझाने की गारंटी कमल भैया की, ठीक है। मैं तुम्हें सारी चीजें समझाऊंगा, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, संख्या पद्धति या बोले तो संख्याओं के प्रकार। तो बच्चों हमारे पास अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं, जिनमें से सबसे पहली संख्या आती है हमारी प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। ये वो संख्याएं हैं बच्चों जिन्हें तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। कमेंट्स में बताओ प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे चीजें समझाऊंगा कि ये तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाए, तुम कभी भूल ही ना पाओ, ठीक है। तो बचपन से इस्तेमाल, पहले इस्तेमाल करें, पाश विश्वास करें, इस्तेमाल, ठीक है, बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। बताओ भाई, जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम बहुत ही छोटे बालक थे, जब तुम नर्सरी में थे, तो पहली बार जब तुमने नंबर लिखना सीखा, ठीक है, तो टीचर ने कैसे सिखाया था, ऐसे सिखाया था ना कि भाई इन बिंदुओं को मिलाओ और क्या बनाओ, नंबर बनाओ, तो बन गया 1, ठीक है, इन्हें मिलाओ तो नंबर क्या बन गया भैया 2, ठीक है। ऐसे ही 3 बनता था, ऐसे ही 4 बनता था। तो ये वो नंबर हैं बच्चों जो कि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। मैं अगर तुम्हें बोलूं, ठीक, क्या कि भैया एक बात बता दो कि अगर तुम घर पे बैठे हो तो जरा मुझे ये करके बताओ कि तुम्हारे घर में जितनी भी पंखे हैं उनमें कितनी पंखड़ियां हैं। तो तुम कैसे गिनोगे, तुम शुरू करोगे 1 2 3 इस वाले में है, फिर 1 2 3 इस वाले में है, 1 2 3 इस वाले में है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल मिलाकर 9 पंखड़ियां हो गई। कहां से गिनना शुरू करा, 1 से गिनना शुरू करा। कहां से गिनना शुरू करा, 1 से गिनना शुरू करा। तो भैया देखो, तुम्हारी प्राकृत संख्या वही संख्या होती है जो कि तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और
इंग्लिश में इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है, यानी कि वो नंबर जो काउंट करने में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो गिनने में इस्तेमाल होते हैं। तो अब तुम खुद सोचकर बताओ बच्चों, ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि गिनने में इस्तेमाल होते हैं? बताओ, ऐसे कौन से नंबर है जो गिनने में इस्तेमाल होते हैं? बताओ। तुम्हें याद होना चाहिए कि भैया 1 2, तुम अगर अपनी क्लास में बच्चे गिनने जाओगे तो कितने बच्चे होंगे? 1 2 3 4, 1 से ही स्टार्ट करोगे ना। तो बेटा वो संख्याओं का समूह जो कि शुरू होता है 1 से और ये अनंत तक जाता है, 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। यही तुम्हारा क्या है बच्चों? यही संख्याओं का समूह तुम्हारा प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या या काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, बचपन से तुम इन्हें पढ़ते हुए आ रहे हो प्राकृतिक संख्याओं को, इसीलिए मैंने लिखा है बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब प्राकृत संख्याओं के बाद आती हैं बच्चों दूसरी प्रकार की संख्याएं जिनका नाम है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं का खेल कुछ ऐसा है, भाई कोई एक खुराफाती बालक आया और उसने कहा कि सर एक बात बताओ, 5 से पहले तो 4 आता है, 4 से पहले 3 आ रहा है, 3 से पहले 2 आ रहा है, 2 से पहले 1 आ रहा है। ये 1 तो बेचारा अकेला रह गया, 1 से पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा। 1 हमारा बेचारा तन्हाई में जिएगा, अकेला कैसे जिएगा ये बताओ? नहीं, 1 अब वो वाला गाना तो गाएगा नहीं कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम, है ना? तो भाई 1 को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, हम 1 को भी कुछ देते हैं। हमने कहा कि 0 के साथ अगर तुम प्राकृत संख्या ले लो, 0 के साथ अगर तुम प्राकृत संख्या ले लो तो तुम्हारा क्या बन जाएंगी? 0 के साथ अगर तुम प्राकृत संख्या ले लोगे तो तुम्हारे पास बच्चों पूर्ण संख्या बन जाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या बन जाती हैं। बोले तो कौन सी संख्याएं? ये हो गई तुम्हारी 0, और 0 के साथ सारी की सारी प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब आप 0 के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी काउंट करते हो, ठीक है, 0 के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी काउंट करते हो, तो इन संख्याओं के समूह को हम बोलते हैं बच्चों पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। अब तुम अगर नोटिस करोगे तो बच्चों तुम्हारी जो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तुम्हारी जो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सब पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। ध्यान से देखो, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, ये रही, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो तुम्हारा पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं। इस चीज को याद रखना। लेकिन क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आती हैं? क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आती हैं? क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आती हैं? नहीं। तुम खुद देखो, तुम्हारा जो 0 है, तुम्हारा जो 0 है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन वो एक पूर्ण संख्या जरूर है। तो 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसीलिए बच्चों हम बोलते हैं कि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में सेट कर लो कि देखो, मैं यहां पर लिखवा भी देता हूं, जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से लिखवा रहा हूं, तुम लोगों को मार्क करते हुए चलना। यही पूछे जाते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में, यही पूछा जाएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूं। क्या? सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं। और तुम लोग भी अपने नोट्स बना लेना, वरना एग्जाम के टाइम पर एक बात बताओ, 1.5 घंटे की क्लास देखना प्रेफर करोगे या फिर तुम खाली अपने नोट्स को 15 मिनट में रिवाइज करके एग्जाम देने जाओगे? ऑब्वियसली 15 मिनट में नोट्स रिवाइज करके एग्जाम देने जाओगे। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना कि अपने नोट्स बनाते हुए चलना साथ में, चाहे तो क्लास के बाद में बना लेना, चाहे क्लास के साथ में बना लेना, लेकिन नोट्स जरूर बना लेना। तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती, या प्राकृत हों ये जरूरी नहीं है।
ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि भाई सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें से। अब आगे देखो, आगे बात आती है बच्चों पूर्णांक की। ठीक है, पूर्णांक में हम क्या करते हैं, पूर्णांक और भी इजी है। देखो पूर्णांक में हम क्या करते हैं, पूर्णांक में हमें बोला गया कि भैया देखो एक बार ऐसा हुआ कि कमल सर चले गए शिमला। ठीक है, अब ये कहानी जो है ये पूरी, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कहानी पूरी की पूरी गढ़ी गई है अभी अभी बिल्कुल 1 सेकंड पहले कमल सर द्वारा। तो ध्यान से सुन के समझ लो, पूर्णांक को समझाने के लिए गढ़ी गई है। तो भाई कमल सर चले गए शिमला, वहां पे रात में क्या हुआ, जो तापमान था, जो टेम्परेचर था, वो चला गया भैया 0 डिग्री से नीचे। बर्फ पड़ रही है बेहतरीन वाली, बालकनी में बैठ के कमल भैया ले रहे हैं मजे एकदम। ठीक है, शिमला की बर्फ के। तो हुआ क्या, तापमान चला गया 0 से नीचे। अब कमल भैया ने पढ़ा था खाली पूर्ण संख्या तक, पूर्ण संख्या में पढ़ा था खाली 0 तक। ठीक है, अब तापमान चला गया 0 से नीचे। 0 से ऊपर तो पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, लेकिन 0 से नीचे क्या होता है ये पता ही नहीं था कमल भैया को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो एक और संख्याओं का समूह बनाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, बीच में तो रखेंगे 0 को। ठीक है, बीच में तो रखेंगे 0 को, और 0 के दाईं तरफ सारे धनात्मक पूर्णांक होंगे। 0 के दाईं तरफ सारे धनात्मक पूर्णांक होंगे, और 0 के बाईं तरफ सारे ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। यानी कि जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 के दाईं तरफ तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, और 0 के बाईं तरफ तुम्हारे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, 0 के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक, 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। ध्यान से इस चीज को नोट कर लेना, 0 के दाईं ओर कैसे पूर्णांक है बच्चों, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक। ठीक है, 0 के बाईं ओर कैसे पूर्णांक है भाई, बाईं ओर कैसे पूर्णांक है, ऋणात्मक। ठीक है, कैसे पूर्णांक है, ऋणात्मक। और बहुत सारे बच्चों को यह डाउट होता है कि सर 0 क्या है। बहुत सारे बच्चों का भी कमेंट सेक्शन में डाउट आ जाएगा कि सर 0 क्या है। तो मैं बता देता हूं मेरे लाल कि 0 जो है, अगर हम बात करें 0 की, तो 0 न धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है। तो इस पॉइंट को याद रखना। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है ये भी कि बताओ 0 धनात्मक होता है या ऋणात्मक, सत्यासत्य में पूछ लेता है। तो हम बोलेंगे कि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इस चीज को याद रखना। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब बच्चों इसके बाद आती है हमारे पास भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं कौन सी होती हैं, भिन्न संख्याएं होती है हमारी बटे वाली संख्या, जैसे 1/2, 5/7, 8/9, 10/11, ये होती हैं तुम्हारी भिन्न संख्याएं, है ना। ठीक, ये सब होती हैं हमारी बच्चों भिन्न संख्याएं। क्लास 8th में इनके बारे में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। वहां पे मिश्र भिन्न आते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो मिश्र भिन्न के अलावा तुम्हारे और भी 2-3 प्रकार के भिन्न होते हैं जो कि हमने क्लास 8th में पढ़े थे। ठीक है, अब ये जो भिन्न है ये तो पूर्णांकों के अंदर आए नहीं। पूर्णांकों के अंदर हमने धनात्मक संख्याओं के बारे में पढ़ा, ऋणात्मक संख्याओं के बारे में पढ़ा, 0 के बारे में पढ़ा, लेकिन ये जो भिन्न संख्याएं हैं ये तो पूर्णांक के अंदर आई नहीं। तो अब किसी बालक ने कहा कि सर इन्हें भी क्यों बाहर रखना है, इन्हें भी किसी संख्याओं के अंदर रखो। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है एक और संख्याओं का समूह बनाते हैं। ठीक, एक चीज तुमने यहां पर नोटिस करी, अगले संख्याओं के समूह पर चलने से पहले एक चीज नोटिस करो कि तुम्हारा जो पूर्ण संख्या है, सारी की सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं तुम्हारे पूर्णांक के अंदर आ रही हैं। सारी की सारी पूर्ण संख्याएं तुम्हारे पूर्णांक के अंदर आ रही हैं, लेकिन क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रहे हैं? सोच के देखो।
-3 एक पूर्णांक है, क्या वो पूर्ण संख्या हो सकता है? -3 एक पूर्णांक है, क्या वो पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि -3 एक पूर्णांकों के अंदर आता है लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता। तो ये वाला पॉइंट भी नोट कर लेना बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है, कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ बच्चों, चमका के नहीं चमका? अगर ये पॉइंट सबको क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो #चमका। समझ में आ गया? फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी से बताओ, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज की पूरी क्लास में अब आगे तक चलने वाला है। ठीक है, जिसका नाम है क्या? परिमेय संख्या। तो मैंने जैसा कि बोला कि सारे भिन्न जो हैं वो पूर्णांकों के अंदर नहीं आते, तो इसीलिए हमने एक और संख्याओं का समूह बना लिया जिसका नाम था परिमेय संख्याएं। जिसका नाम क्या था? परिमेय संख्याएं। अब देखो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ध्यान से सुन लेना। वो संख्याएं, ऐसी संख्याएं, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q यानी कि अंश बटे हर, ठीक है, ऊपर वाली संख्या को जो बटे वाली संख्याएं होती हैं, जैसे कि तुम्हारा, अभी मैं एग्जांपल दे देता हूं यहां पर, जैसे 1/2, ठीक है, तो इसमें ऊपर वाली संख्या को हमेशा बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हमेशा बोला जाता है हर। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं बच्चों जिन्हें P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q, जहां P व Q पूर्णांक है। क्या है भाई? तुम्हारा P और Q होने चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं? तुम्हारी -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो जहां P व Q पूर्णांक है, यानी कि तुम्हारा अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और व Q यानी कि जो हर है, जो Q है यानी कि जो हर है, यानी कि जो बटे वाली संख्या है, वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी संख्याएं बच्चों, ऐसी कोई भी संख्याएं, दोबारा सुन लो, ऐसी कोई भी संख्या जिन्हें तुम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है, वो सारी तुम्हारी परिमेय संख्याओं के अंदर आ जाएंगी। बस क्या होना चाहिए? वो इस शर्त का पालन कर ले कि P और Q यानी कि अंश और हर दोनों के दोनों पूर्णांक हो, और Q बराबर ना हो 0 के, यानी कि अंश बराबर ना, हर बराबर ना हो 0 के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो 1/2, इन्हें जरा भी हटा ही देते हैं, ठीक है, इन्हें जरा भी हटा ही देते हैं। एक सेकंड दो मुझे जरा, ये लो जी, सबको कवर कर दो, अभी 2 मिनट बाद बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है, हाँ, तो जिस कहानी के बारे में बात कर रहे थे उसी के बारे में बात करेंगे अभी हम। चलो जी, तो जैसे कि मैंने बताया, ऐसी कोई भी संख्या जिन्हें तुम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर ना हो 0 के, उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं यहां पर एग्जाम्पल, तो क्या आएगा?
जैसे कि माइनस के 1/2, ठीक है। या अब माइनस के 1/2 परिमेय संख्या क्यों है, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें रटवाऊंगा नहीं, मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। माइनस के 1/2 परिमेय संख्या क्यों है? मैंने क्या बोला कि कोई भी संख्या जिसे तुम अंश बटे हर यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हो परिमेय होगी। तो -1/2 तो अंश बटे हर के रूप में तो आ गई। यहां पर तुम्हारा p यानी कि जो अंश है और q यानी कि जो हर है, वो दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो तुम खुद देखो, क्या -1 जो अंश है वो पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है। क्या 2 पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? और आगे की शर्त क्या है कि जो q है यानी कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या यहां पर जो हर है, हर क्या है यहां पर 2, क्या हर 0 के बराबर है? नहीं, 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो हर भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब माइनस के 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। सेम ऐसे ही तुम्हारा आ गया 5/7। यहां पर 5 और 7 दोनों पूर्णांक है, ठीक है। 7 हमारा 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक। अब इसके अलावा क्या 1.5 क्या 1.5 एक परिमेय संख्या है? क्या 1.5 एक परिमेय संख्या है? तो मैंने तुम्हें बोला कि कोई भी संख्या जिसे तुम p/q के रूप में लिख सकते हो, तो तुम 1.5 को अगर चाहो तो हल करके, तो इसे सॉल्व करके, कैसे? 1.5 के लिए तुम यहां से दशमलव हटाओगे तो क्या होगा? दशमलव हटाने पर दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे आ जाएगा 10, यानी कि एक अंक वाली संख्या, दशमलव के बाद एक अंक था तो बटे में एक जीरो वाली संख्या आ गई। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते तो बटे में 2 जीरो वाली संख्या आ जाती, यानी कि 100 आता, ठीक है। या दशमलव के बाद 3 अंक होते तो बटे में क्या होता? 3 अंकों वाली संख्या आ जाती, यानी कि 1000 आ जाता। लेकिन यहां पर दशमलव के बाद केवल एक अंक था, तो दशमलव हटाने के लिए हमने एक जीरो वाली संख्या यानी कि 10 से भाग दे दिया, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो यानी कि 1.5 को बच्चों तुम 3/2 के रूप में लिख सकते हो, जहां पर तुम देख सकते हो कि 3 क्या है? एक पूर्णांक है, 2 क्या है? एक पूर्णांक है, और 2 जो है वो तुम्हारा 0 के बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब 1.5 को मैं 3/2 के रूप में लिख सकता हूं, यानी कि 1.5 को मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक है और q जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल है बच्चों की 1/5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 1/5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या सबको क्लियर हो गया। ऐसी कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। अब तुम्हें यह पता है, तुमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सारी पूर्ण संख्याएं तुम्हारी पूर्णांक होती हैं। तो क्या सारे पूर्णांक परिमेय संख्या के अंदर आएंगे? क्या सारे पूर्णांक परिमेय संख्या के अंदर आएंगे? तो ध्यान से देखो, यह भी तुम्हें समझा देता हूं। तुम अगर अपने पूर्णांकों को लो, तो तुम्हारे पूर्णांक के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहां पर, पूर्णांक के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा -5, ठीक है, -1 या 7 या 9, ये सब पूर्णांक है, ठीक है। -5, -1, 7, 9 ये सब पूर्णांक है, ठीक है। तो अब क्या ये परिमेय संख्या है? तो तुम खुद सोचो, तुम -5 को लिख सकते हो, -5 को लिख सकते हो कितना? -5/1। -5 को लिखा जा सकता है -5/1। तो तुम मेरे लाल यहां पर सोचकर देखो, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि -5 को तुमने -5/1 लिख दिया तो यहां पर अंश बटे हर की फॉर्म में आ गया, ये अंश बटे हर के रूप में आ गया। अंश है -5 जो कि एक पूर्णांक होता है, एक है हमारा क्या? हर, और एक हमारा 0 के बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब तो -5/1 परिमेय संख्या है, यानी कि -5 एक परिमेय संख्या है। सेम तुम्हारा -1 को देखो, इसे भी तुम लिख सकते हो -1/1। तो इसके लिए भी सेम कंडीशन है, -1 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, और जो बटे में 1 है वो भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या हो गई। 7/1,
7 को तुम लिख सकते हो 7/1। सेम एग्जांपल 9 को तुम लिख सकते हो 9/1, है ना। तो यानी कि तुम्हारे पास कोई भी पूर्णांक है तो तुम उसे बटे में 1 लगाकर एक परिमेय संख्या बड़े आराम से बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर बना दिया। ठीक है, यानी कि तुम्हारे पास सभी पूर्णांक, तुम्हारे जितने भी पूर्णांक है बच्चों, वो सारे के सारे परिमेय संख्या होते हैं। अब एक बहुत कॉमन डाउट आता है बच्चों का, और ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है, तो इसे मैं अलग पेज पर इसीलिए करा रहा हूं, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखो, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, और तुम लोगों के दिमाग में भी ये वाला डाउट अभी तक आ गया होगा कि सर आपने जो यहां पर पूर्णांक बताए थे वो थे -5, -1, 7 या 9, और हम मान लेते हैं कि आपके सारे पूर्णांकों को आप इसी तरीके से क्या लिख सकते हो, सारे पूर्णांकों को इसी तरीके से परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। लेकिन 0, ये तो भाई सबसे बड़ा खिलाड़ी है, 0 तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, इसके लिए भी क्या हम ऐसे ही कर सकते हैं? तो देखो, 0 का जो खेल है वो कुछ ऐसा है, तुमने 0 को लिया, ठीक है, 0 है, 0 के अगर तुम देखो तो तुम 0 को भी जैसे बाकी पूर्णांकों को m/1 के रूप में लिख रहे थे, तुम 0 को भी लिख सकते हो 0/1। अब इस पर परिमेय संख्या की शर्तें इस्तेमाल करके देखो, ये अंश बटे हर के रूप में आ गया, तुमने 0 को p/q के रूप में लिख दिया, तुमने 0 को p/q के रूप में लिख दिया, तुमने 0 को p/q के रूप में लिख दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो तुम्हारा अंश है, जो तुम्हारा अंश है वो है 0, जो तुम्हारा अंश है वो है 0, वो एक पूर्णांक है। तुम्हारा जो अंश है वो है 0, वो एक पूर्णांक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा जो हर है वो भी एक पूर्णांक है, क्योंकि है 1, जो कि है 1, जो कि है 1, ठीक है। और जो तुम्हारा हर है वो है 1, और ये 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है, ये 0 के बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया? इसका मतलब तो अल्टीमेटली हो गया ये कि भैया ये तो एक परिमेय संख्या है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अंश में तो 0 आ रहा है? तो एक बात याद करो कि क्या जब हमने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी वहां पर हमने कहीं भी अंश के बारे में कोई बात करी थी? अंश के बारे में केवल हमने ये बात करी थी कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। हमने अंश के लिए कभी भी ये नहीं बोला था कि अंश 0 नहीं होना चाहिए। अंश अगर 0 है भी तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर अंश का मान 0 है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क कब पड़ेगा? हमें फर्क तब पड़ेगा जब हर का मान 0 बन जाए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 आ जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाती है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 आ जाता है तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए बच्चों हम बटे में कभी भी 0 नहीं लेते, ठीक है। इसीलिए हम बटे में यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं लेते। और तुम देखोगे तो 0 जो है उसे तुम 0/1 के रूप में लिख सकते हो, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। जहां पर तुम्हारा अंश जो कि है 0 वो क्या है? वो एक पूर्णांक है, और हर तुम्हारा है 1, ठीक है, वो भी एक पूर्णांक है। और यहां पर तुम्हारा हर जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब 0 को भी तुम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जहां पर p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो इसका मतलब 0 भी क्या है? 0 भी, हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है 0/1, जहां पर p और q यानी कि 0 और 1 दोनों पूर्णांक है, और q यानी कि 1 जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। सिंपल साधारण सा जवाब। आई होप तुमको ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप तुमको ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। किसी को यहां पर कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ बच्चों, चमका के नहीं चमका? सारी चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर हैं,
समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। अब देखो 1 मार्क के कुछ क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, एक एक करके जरा उन क्वेश्चन पे चल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे। 1 मार्क के कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्या सभी परिमेय संख्या, क्या सभी परिमेय संख्या, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक होती हैं? बताओ जरा आंसर कमेंट में, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं? जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ, फिर मैं तुम्हें इसका उत्तर बताता हूं। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं? ऑब्वियसली तुम सोच के देखो कि जो परिमेय संख्या होती है उनमें भिन्न वाले रूप भी आ जाते हैं, जैसे 1/2, -1/2, -5/7, लेकिन पूर्णांकों में तो भिन्न आते ही नहीं, पूर्णांकों में तो भिन्न आते ही नहीं, उसमें आते हैं खाली धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8, ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5 या 0, उसमें हमारे भिन्न आते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल है कि आपकी जो परिमेय संख्याएं हैं उसके अंदर 1/2, 1/5, 7/8, -9/10 ये सब भी आता है, लेकिन ये पूर्णांकों में नहीं आता। तो नहीं, नहीं सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, नहीं सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, इस चीज को याद रखना, है ना। क्लियर हो गई बात। अब इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? तो सोच के देखो, क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होंगी? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। परिमेय संख्या, सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या वो सारी की सारी पूर्ण अपनी परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं? 0 को तुम लिख सकते हो 0/1, ठीक है, 1 को तुम लिख सकते हो 1/1, 2 को तुम लिख सकते हो 2/1, 3 को तुम लिख सकते हो 3/1। इसका मतलब सिंपल है कि सभी पूर्ण संख्याएं भी तुम्हारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। तो यानी कि अभी तक तुमने जितनी प्रकार की संख्याएं पढ़ी, जितनी प्रकार की संख्याएं पढ़ी, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे वो पूर्णांक हो, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्या तुम्हारी पूर्णांक होती हैं। यानी कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या आ गई किसके अंदर? सारी की सारी प्राकृतिक संख्या आ गई तुम्हारी पूर्ण संख्याओं के अंदर, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं आ गई तुम्हारी पूर्णांकों के अंदर, और सारे पूर्णांक तुम्हारे परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, और सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है सबको? यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और संख्याओं का प्रकार आता है, और वो है अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्याएं। अब ये संख्याएं बिल्कुल तुम्हारी उल्टी हैं परिमेय संख्याओं की। ऑब्वियसली इसके नाम से दिख रहा है, परिमेय संख्याओं से पहले ए लगा दिया, मतलब वो संख्याएं जो परिमेय ना हो, ठीक है, ठीक है, वो संख्याएं जो परिमेय ना हो, ठीक। तो यहां पर इनका काम भी वही है, वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, जहां P व Q पूर्णांक हो और Q बराबर ना हो 0 के, ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर ना हो 0 के, मतलब ऐसी संख्या जिन्हें तुम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है √2, ठीक है, √2 या √3 या √4। अब देखो √4 यहां पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताता हूं अभी। इसके बाद √6, ठीक है, या √7 या √8 या √10, √9 भी नहीं आएगा, √11, √12, √13, √14, √15, √17, √16 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताता हूं अभी, ठीक है। तो तुम्हारी ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इन्हें भी तो हम, जैसे हमने पूर्णांकों को, जैसे पूर्णांक था हमारा 2, हमने 2 को लिख दिया था 2/1, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या बन गया था। ऐसे ही हम √2 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, √2 को भी तो मैं लिख सकता हूं √2/1,
तो ये भी अब परिमेय संख्या बन गया, p बटे q के रूप में आ गया। लेकिन बेटा उसकी एक शर्त भी थी कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहां पर तुम्हारा जो q है वो तो एक पूर्णांक है, जो तुम्हारा q है यानी कि एक तो तुम्हारा पूर्णांक है, लेकिन क्या रूट 2 पूर्णांक है? क्या रूट 2 पूर्णांक है? नहीं। तो ये जो रूट वाली संख्याएं होती हैं बच्चों, इन्हें तुम कभी भी इस प्रकार से नहीं लिख सकते कि p बटे q के रूप में लिख दो, जहां पर p और q पूर्णांक हो और q बराबर ना हो 0 के। इसीलिए ये रूट वाली सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। इसके अलावा इसमें एक एग्जाम्पल आता है पाई। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर पाई बराबर होता है 22/7 के, तो पाई 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय क्यों है? बेटा इसके बारे में जब हम दशमलव प्रसार पढ़ेंगे ना, जब हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, तब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है और 22/7 एक परिमेय संख्या क्यों है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि पाई का असली मान 22/7 नहीं होता, ठीक है, ये उसके सबसे पास वाला मान होता है, ठीक है। इसके बारे में दशमलव प्रसार वाले टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन अभी तुम इतना देखो। और इसके अलावा और एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे 0.1 001 0001 00000, ठीक है। ये लास्ट वाले जो दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ये तुम्हें तब समझ में आएंगे जब हम इनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो अपरिमेय संख्या सबको समझ में आ गया, वो संख्याएं जो परिमेय ना हो उन्हें अपरिमेय बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने √4 या √9 या √16 या √25 क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखो जब तुम √4 को सॉल्व करोगे तो √4 को सॉल्व करते ही वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2 तो एक परिमेय संख्या है। सेम चीज होगी √9 के साथ, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3। तो कभी भी बच्चों अगर ध्यान रखना, कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपकी अपरिमेय संख्या हमेशा वो संख्याएं होंगी जब स्क्वायर रूट के अंदर, मैं ये चीज यहां पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे, ठीक है। ये वैसे कोई बताएगा नहीं तुम लोगों को, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कोई नहीं बताएगा ये चीज, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अपरिमेय संख्या हमेशा वो बनेगी जब आपका स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग न हो, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा धनात्मक पूर्णांक आ रहा है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अब ऐसे पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग होते हैं वो कौन से? 4 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 2 का, है ना। 9 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 3 का, ठीक है। 16 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 4 का। इसके अलावा 25 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 5 का, ठीक है। 36 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 6 का। 49 7 का पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। इसके अलावा 64 8 का होता है, 81 9 का होता है, 100 10 का होता है, ठीक है। 121 11 का होता है, 144 12 का होता है, 169 13 का होता है, ठीक है। इसके अलावा 196 14 का होता है, ठीक है। 225 15 का होता है, ठीक। तो ये सब जो है बच्चों, ये सब जो है, इन्हें याद रखना। अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग आ रहा है, अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग आ रहा है तो वो हल होने के बाद एक पूर्ण संख्या, एक क्या बन जाएगा? अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग आ रहा है तो वो हल होने के बाद एक परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन अगर कभी भी वर्गमूल के अंदर आपका एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक आ रहा है जो कि पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे कि 2 3 5 6, ठीक है, 7 8 9 9 नहीं है, 2 3 5 6 7 8, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30, तो ये सब क्या बनते हैं? ये सब तुम्हारे अपरिमेय संख्या बन जाते हैं। सबको क्लियर हो गया ये? सबको क्लियर हो गया ये? जल्दी से बताओ। तो अपरिमेय संख्या भी सबको समझ में आ गया। अब एक काम करो, एक थैला लो, ठीक है, एक थैला लो। तुम कहोगे सर क्या करवा रहे हो? एक थैला लो और इस थैले के अंदर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या,
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को रख दो। एक थैला लो और उसके अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को रख दो, तो ये जो थैला है, इसी थैले को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं मतलब कि तुम्हारी अभी तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी, अगर तुम उन सबको एक साथ रख दोगे तो उन्हीं संख्याओं को बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। जितनी संख्याएं हमने अभी तक पढ़ी एक साथ, ठीक है, तुम्हारी चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो, देखो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब तुम्हारे परिमेय संख्या में आ गए, ठीक है। और परिमेय संख्या के अलावा जो अपरिमेय संख्या है वो हमने ले ली। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम एक साथ रखते हैं, एक समूह में रखते हैं, एक कमरे में बंद कर देते हैं, तो उस समूह का, उस कमरे का या उस थैले का ही नाम वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को बोला जाता है। बस बात खत्म, ठीक है। यही है तुम्हारा वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है तुम्हारा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोला जाता है। क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये जो नाम यहां पर लिखा हुआ है, यही नाम तुम्हारा क्लास 10th का पहला चैप्टर भी बनेगा, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक, चलो अब देखो बच्चों, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, वास्तविक संख्या सबको समझ में आ गई। अब जो हमने परिमेय संख्या पढ़ी थी, ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है क्लास का, और वो टॉपिक काफी जरूरी है, तो ध्यान से समझते हुए चलना कि भैया परिमेय संख्याओं के बीच में n परिमेय संख्या ज्ञात करना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में n परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसके लिए बच्चों मैं तुम्हें दो तरीके बताऊंगा, वैसे बताने को तो मैं तीन भी बता सकता हूं, लेकिन दो तो मैं मेजर बताऊंगा जो तुम्हें एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे आराम से। तीसरा वाला जो है वो मेरा स्पेशल तरीका है, वो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, वो दूसरे पब्लिकेशन की बुक में है, तो वो भी मैं तुम्हें समझा दूंगा अगर तुम समझना चाहो तो देखो, मान लो तुम्हारे पास दो परिमेय संख्याएं a और b। सबसे पहला तरीका एनसीईआरटी का बहुत इजी तरीका है, लेकिन ये बहुत लेंदी तरीका है। अगर मान लो कभी तुम्हें दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक या दो या तीन परिमेय संख्या निकालनी हो, उसके लिए बहुत इजी है। लेकिन अगर तुम्हें कभी दो परिमेय संख्याओं के बीच में 5, 7 या 8 परिमेय संख्या निकालनी है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो एक एक करके अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं a और b, a व b परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर तुम्हें इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो कैसे निकलेगी? देखो, ये फॉर्मूला याद कर लेना, a व b के बीच की परिमेय संख्या, a व b के बीच की परिमेय संख्या। ये सिंपल है, क्या करो, दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ दो और फिर 2 से भाग कर दो, बस यही है फॉर्मूला, ठीक है। बस यही है फॉर्मूला। क्या करो, दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ दो और उसके बाद क्या कर दो बच्चों, 2 से भाग कर दो, तुम्हारा काम खत्म। सिंपल साधारण सा लॉजिक है, सिंपल साधारण सा मेथड है, ठीक है। यहां मैं तुम्हें रटवाने नहीं बैठा हूं, तुम्हें समझाने बैठा हूं, ठीक है। रटवाऊंगा नहीं, मेरा काम नहीं है रटवाना, मुझे मजा नहीं आता रटवाने में, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, दो परिमेय संख्या उठाओ, उन दोनों को जोड़ दो, ठीक, और क्या करो, फिर 2 से भाग कर दो। जैसे कि ये कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अब 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, चलो भाई। तो पहली परिमेय संख्या, बहुत तरीका ये बहुत इजी है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में हमें क्या करना है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहली वाली बहुत इजी है, क्या करना है, बस दोनों को जोड़ना है। एक संख्या है तुम्हारी 2, दूसरी संख्या है तुम्हारी 3, ठीक है। दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो 2 + 3 बटे में 2, तो पहली परिमेय संख्या आ गई 5/2। 2 और 3 के बीच की पहली परिमेय संख्या आ गई बच्चों 5/2, ठीक है। 2 और 3 के बीच की पहली परिमेय संख्या आ गई 5/2। और देखो, दूसरी निकालनी है, हमें चाहिए 5, दूसरी निकालो। अब अगर मैं 2 और 5/2 के बीच की परिमेय संख्या निकाल दूं, अगर मैं 2 और 5/2 के बीच की परिमेय संख्या निकाल दूं, तो वो भी तो बच्चों 2 और 3 के बीच में ही आएगी। अगर मैं 2 और 5/2 के बीच की परिमेय संख्या निकाल दूं, तो वो भी तो 2 और 3 के बीच में ही आएगी। तो निकालो भाई, 2, तरीका वही है, दोनों को आपस में ऐड करो और 2 से भाग कर दो, तो 2 + 5/2 बटे में 2,
क्या होगा भाई, एलसीएम ले लेंगे। यहां पर एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 5 बटे में 2, और ये बटे वाला 2 हमारे पास है। ठीक, इस 2 के बटे में अगर मैं 1 मान लूं तो ये पलटकर ऊपर चला जाएगा, तुम्हारे पास क्या आएगा, 5 4 9 बटे में 2 गुणा, ये पलटकर ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो अपने पास क्या आ गया, 9 और 4। तो 2 और 5/2 के बीच की परिमेय संख्या आ गई 9/4। ठीक, ऐसे ही तुम्हें और निकालनी है, तुम्हें तो चाहिए 5, तो क्या करेंगे, 5/2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लो। ठीक, तो 5/2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3/2। सिंपल लॉजिक है, दोनों को आपस में ऐड करो, 2 से भाग कर दो, कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा कितना, 2 3 6, तो 5 प्लस 6/2/2। तो ये भी सेम काम होगा, 6 पंजे 5 और 6 5 11 हो गया, और बटे में 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये निकल कर आ गया 11/4। ये आ गया 11/4। ठीक है, अभी 3 निकली हैं, हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 5। तो मैंने इसीलिए बोला था कि इस तरीके से तुम 1 2 या 3 परिमेय संख्या निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। मैं निकालने को यहां पर 5 भी निकाल दूंगा। ठीक है, कैसे, अब चाहे तो तुम निकाल लो बच्चों, किसके बीच में, तुम चाहे तो 2 और 9/4 के बीच में निकाल लो, चाहे तुम 9/4 और 5/2 के बीच में निकाल लो, चाहे तुम 5/2 और 11/4 के बीच में निकाल लो, चाहे 11/4 और 3 के बीच में निकाल लो। तुम्हारी 5 परिमेय संख्या निकल जाएंगी। निकाल के देखो, मैं निकाल लेता हूं अपना, ये हो जाएगी चौथी, 2 और 9/4 के बीच में बटे में 2 कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 9 बटे में 4/2। ये 2 इधर गुणा में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 9 कितना हो गया, 17/8। ये लो भाई, ये आ गई तुम्हारी चौथी परिमेय संख्या 17/8। पांचवी निकालनी है, 17/8 और 9/4 के बीच में निकाल लो, 2 या 17/8 के बीच में निकाल लो, 9/4 या 5/2 के बीच में निकाल लो, 5/2 या 11/4 के बीच में निकाल लो, या 11/4 और 3 के बीच में निकाल लो। मैं 11/4 और 3 के बीच में निकाल लेता हूं। ये लो भाई पांचवी भी, तो हो जाएगा 11/4 प्लस 3/2। तो हो जाएगा 4 3 12, तो 11 प्लस 12 बटे में 4/2। तो 11 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23 बटे में 4 दूनी 8। तो बच्चों हमारा 11/4 और 3 के बीच की परिमेय संख्या आ गई 23/8। तो हमें 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए थी, हमने 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल दी। अब तुम अगर यहां पर देखो तो तुम अभी और जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हो। तुम 17/8 और 9/4 के बीच में भी निकाल सकते हो, तुम 2 और 17/8 के बीच में भी निकाल सकते हो, तुम 9/4 और 5/2 के बीच में भी निकाल सकते हो, तुम 5/2 और 11/4 के बीच में भी निकाल सकते हो, तुम 11/4 और 23/8 के बीच में भी निकाल सकते हो, तुम 23/8 और 3 के बीच में भी निकाल सकते हो। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर तुम्हें 5 बोले, चाहे 7 बोले, चाहे 9 बोले, चाहे 11 बोले, चाहे 21 बोले, चाहे 50 बोले, चाहे 100 बोले, चाहे वो तुम्हें जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्या बोले, तुम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आराम से निकाल सकते हो। बस तरीका क्या है, ये वाला तरीका थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन यहां से हमें एक पॉइंट समझ में आ गया क्या, कि भैया देखो सिंपल सी बात है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है क्या, नोट कर लेना इस पॉइंट को, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य के बीच अनगिनत या अनंत, या फिर हम बोलें अपरिमित रूप से अनेक, थोड़ा गणितीय भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से अनेक बोले तो अनंत ही होता है, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं अनंत, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी है भाई, जितनी चाहे तुम उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। अनेक परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है, होती है। सिंपल लॉजिक है, सबको क्लियर हो गई ये बात, सबको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक।
लेकिन ये वाला जो मेथड है बच्चों, ये वाला मेथड थोड़ा लंबा है, ठीक है। ये वाला मेथड जो है ये a प्लस बी, ठीक है। अगर मान लो तुमसे एक या दो परिमेय संख्या निकालने को बोले तब तो ये आसान है मेथड, लेकिन अगर मान लो ये तुमसे 5-6 परिमेय संख्या निकालने को बोल देता, जैसे इसी क्वेश्चन में बोल दी, तो यार ये वाला मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है, टाइम खाता है बहुत ज्यादा। तो इसी मेथड को हम इजी बनाते हैं हमारे दूसरे तरीके से, ठीक है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता। मान लो तुम्हें दो परिमेय संख्या पी क्यू और आर एस के बीच में, ठीक है, n परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी? n परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो बहुत इजी है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, इनके हर को समान करोगे। पहला स्टेप, हर समान करो। देखो हर समान करने का बहुत इजी तरीका है। मान लो तुम्हारे पास दो संख्याएं 2/3 और 5/6, ये दो संख्या है तुम्हारे पास। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के हर अलग अलग है, हर अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर दो तरीके होते हैं हर समान करने के। या तो तुम थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें यह दिख जाएगा कि अगर तुम 2/3 में ये जो 3 है, अगर तुम इसमें 2 की गुणा कर लो तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और इन दोनों के हर समान हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम 2 की गुणा करने के लिए ऊपर भी 2 से गुणा करोगे और नीचे भी 2 से गुणा करोगे, तो ऊपर बन जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे हो गया 2 तिया 6। अब तुम देख सकते हो तुम्हारा जो हर है वो बराबर हो गया, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि तुम ऐसे लॉजिक लगा लो। एक तरीका क्या है, एक तरीका है भैया देखो, तुम क्या करो, जो दूसरी संख्या का हर है, जो दूसरी संख्या का हर है उसकी गुणा कर दो पहली संख्या के अंश और हर में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12/6 तिया 18। और जो पहली संख्या का हर है उसकी गुणा कर दो दूसरी संख्या के अंश और हर में, तो हो जाएगा 3/3। तो अपने पास क्या आ गया, 5 तिया 15/6 तिया 18, ठीक है। इससे भी तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे जो हर हैं वो बराबर हो जाएंगे, देख लो, ठीक। तो दोनों में से किसी भी तरीके से तुम दो दी गई परिमेय संख्याओं के हर जो है वो बराबर कर सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं होता, तो उसमें तुम्हें फिर 110% यही वाला करना पड़ेगा। जिसमें ये वाला तरीका इस्तेमाल ना हो उसमें तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा पहला काम तुमने कर लिया कि तुम हर को समान करोगे, ठीक है। दूसरा, n में 1 जोड़े, ठीक है। मतलब कि तुम्हें अगर n परिमेय संख्या निकालनी है, मान लो तुम्हें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तुम क्या करोगे, उसमें 1 जोड़ दोगे, ठीक है। n में 1 जोड़ दो। अगर मान लो तुम्हें कभी 5 परिमेय संख्या निकालनी हो तो तुम क्या करोगे, उसमें 1 जोड़ दोगे, यानी कि 5 + 1 कर दोगे, जो कि हो जाएगा 6, ठीक है, जो कि हो जाएगा 6। मान लो तुम्हें 7 परिमेय संख्या निकालनी है तो उसमें 1 जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा 7 + 1 यानी कि 8, ठीक है। मान लो तुम्हें 15 परिमेय संख्या निकालनी है तो तुम उसमें क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा 15 + 1 16, ठीक है। अब जो भी मान निकल कर आएगा, ठीक है, n + 1 की गुणा दोनों संख्याओं के अंश व हर में करें, अंश व हर में करें, सिंपल। और इसके बाद तुम्हारी परिमेय संख्याएं निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तुमने यही वाला जो एग्जाम्पल है इसे ही ले लेते हैं। 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, निकालते हैं, चलो। तो 2 व 3 के बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या था कि दोनों संख्याओं के जो हर हैं उन्हें बराबर करो। तो देखो भाई 2 के बटे में कुछ भी नहीं है, तो 2 के बटे में कुछ भी नहीं है तो इसे हम 1 ले सकते हैं, 2/1। ऐसे ही 3 के बटे में भी कुछ नहीं है तो 3 को भी हम ले सकते हैं 3/1। दोनों के हर बराबर हो गए। अब इसके बाद क्या करो, तुम्हारा n है कितना, 5, मैंने बोला था n है 5, तो मैंने क्या कहा था, सीधा सीधा n में 1 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6, 5 + 1 यानी कि 6। अब
तीसरा स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 1 हर बराबर करना, स्टेप नंबर 2 n में 1 जोड़ देना, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या था? n+1 की गुणा दोनों संख्याओं के अंश और हर में कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले 6 की गुणा करेंगे हम इसके अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 2/1 गुणा 6/6। तो अपने पास आ गया 6 दूनी 12 बटे 6 कम 6। सेम यहां पर भी देखो, ये हो जाएगा 3/1 गुणा 6/6। अंश और हर में गुणा कर दी, 6 तिया 18 बटे 6 कम 6। तो अब तुम्हारी जो दो संख्याएं थी, कौन कौन सी दो संख्याएं? दो का मान हमारा कितना हो गया? 12/6। और तीन का मान तुम्हारा हो गया 18/6। अगर तुम इन्हें हल करोगे तो तुम खुद देख सकते हो, 6 दूनी 12 होता है यानी कि ये 2 है, और 6 तिया 18 होता है यानी कि ये 3 है, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में जो परिमेय संख्याएं हैं 5, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? अब बस तुम्हें इतना करना है, इसका हर समान रखो और अंश को बदल दो। 12 के बाद क्या आता है? 13 बटे में 6। हर मत बदलना, बस अंश बदलते चलो, ठीक है। 13 के बाद 14/6, ठीक है। फिर 15/6, उसके बाद 16/6, और उसके बाद 17/6, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा फिर से 18/6 आ गया, जो कि 3 है। तो तुम्हारी 12/6 और 18/6 यानी कि 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हैं, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। इन्हें चाहो तो तुम हल करके भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या बन जाएंगी? देखो 13/6 तो हल हो ही नहीं सकता, तो इसे ऐसे ही रखो 13/6। 14/6 को तुम लिख सकते हो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो 7/3, ठीक। इसके अलावा 15/6 को तुम लिख सकते हो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5/2, ठीक है। इसके अलावा तुम इसे लिख सकते हो 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, और 17/6 को तो तुम चेंज कर ही नहीं सकते। तो ये लो भैया, ये सब तुम्हारी 5 परिमेय संख्याएं हैं 2 और 3 के बीच की, है ना। सिंपल मेथड, ज्यादा देर लगनी नहीं है। सिंपल, सबसे पहले क्या करना है? दोनों दी हुई संख्याओं के हर बराबर करो, ठीक है। हर बराबर करने के बाद जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। जो भी मान निकल कर आएगा उस मान की गुणा दोनों संख्याओं के अंश और हर में कर दो, ठीक है। और तुम्हारा काम हो गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि ये रहा, कह रहा है 2/5 और 3/5 के बीच की परिमेय संख्या निकालो। कितनी? 5। तो देखो n का मान है 5, n में क्या करते हैं? पहले ही 1 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6। अब हमारी दो संख्याएं कौन सी हैं? 2/5 और 3/5। स्टेप नंबर 1 क्या था भैया? कि अपना हर बराबर करो। तो यहां पर तुम देख सकते हो हर तुम्हारा पहले ही बराबर है, दोनों जगह पर 5 है, तो अपना ये वाला स्टेप तो पहले से ही कंप्लीटेड है। दूसरा स्टेप, n में 1 जोड़ दो, तो n में हमने 1 पहले ही जोड़ दिया, ठीक है। तीसरा स्टेप, जो भी मान निकल कर आया n+1 का, उसकी गुणा कर दो अंश और हर में दोनों संख्याओं में, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 बटे 5 छंग 30, ठीक। और ये हो गया 6 तिया 18/30। तो 2/5 का मान हो गया 12/30, 3/5 का मान हो गया 18/30, और 12/30 और 18/30 की परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या कितनी आ जाएंगी? ये हो जाएंगे हमारी सबसे पहले कितनी? 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30 और लास्ट में 18/30। इन्हें तुम हल करना चाहो तो हल करके भी लिख सकते हो। तुम्हारा 12/30 कितना हो गया? 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। इसके बाद आ गया कितना? 13/30, तो ऐसे ही रहेगा। 14/30 को 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 15 दूनी 30, तो 7/15। ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो यानी कि 1/2, ठीक है। 16 को तुम भाग करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 2 अट्ठे 16/15, तो 8/15, और 17/30 ऐसे ही रहेगा। तो 18/30 को आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 3/5। तो हमारे पास निकल कर आ गई 2/5 और 3/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या 13/30, 7/15, 1/2, 8/15 और 17/30, या फिर 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। तुम चाहो तो इन्हें बिना हल करे भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। इजी हो गया मेथड, सिंपल मेथड है। बस क्या करना है? सबसे पहले दोनों संख्याओं के हर बराबर करो, ठीक है। उसके बाद दोनों संख्याओं के जैसे ही हर बराबर हो जाएंगे फिर क्या करेंगे भैया? हम
n में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ने के बाद तुम्हारा क्या करेंगे, जो भी मान निकल कर आएगा उसकी गुणा दोनों संख्याओं के अंश और हर में कर देंगे और अपना काम हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर एक ऐसा एग्जाम्पल भी करा दो जिसमें आपका जो हर है वो बराबर ना हो। ठीक है, हर जो है वो बराबर ना हो। ठीक, तो देखो ये 2 क्वेश्चन तो तुम लोगों के लिए होमवर्क है। जैसे कि ये है 3/4 और 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या है, ये तुम्हें होमवर्क में करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी तुम्हें होमवर्क में करना है 3/4, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी तुम्हें होमवर्क में करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल करा देता हूं जिसमें तुम क्या करोगे, 2 ऐसी परिमेय संख्याएं लोगे जिनमें हर बराबर ना हो। जैसे कि मान लो तुमने ले लिया एक तो 3/2, ठीक है, और एक तुमने ले लिया 4/3। अब इन दोनों में हर बराबर नहीं है, दोनों में हर अलग अलग है। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका, और तुम देख सकते हो कि ऐसी कोई संख्या भी नहीं है जिसमें अगर मैं गुणा कर दूं तो 3 बन जाए, या फिर जिसमें अगर मैं 3 में गुणा कर दूं तो 2 बन जाए। तो सिंपल तरीका इसका क्या, कि पहली संख्या के दूसरी संख्या के हर की गुणा पहली संख्या के अंश और हर में कर दो। तो ये है 3, 3 की गुणा यहां पर कर दो तो हो जाएगा 3 तिया 9 बटे में 3 दूनी 6। ठीक है, 4 और 3, ठीक, तो 4 और 3 मान लो ये हो जाएगा यहां पर। अब क्या करो, पहली संख्या के हर की गुणा दूसरी संख्या के अंश और हर में कर दो। तो 4/3 गुणा 2/2 तो हो गया 4 दूनी 8 बटे 2 तिया 6। अब तुम देख सकते हो तुम्हारा अंश बराबर, अपना जो हर है वो क्या हो गया, वो बराबर हो गया, दोनों जगह पर 6 आ गया। अब जैसे ही हर बराबर हो गया तो अपना सारा काम हो गया। मान लो तुम्हें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो क्या करेंगे, n+1 कर दो, कितना हो गया 6। जो भी 6 का मान आया, अपना पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहां पर हर बराबर नहीं थे, हर बराबर नहीं थे, हमने क्या करा, हमने दूसरी संख्या के हर की गुणा पहली संख्या के अंश और हर में करी। ठीक है, तो 6 आ गया, और पहली संख्या के हर की गुणा दूसरी संख्या के अंश और हर में करी तो 6 आ गया, यानी कि हमारे हर बराबर हो गए। हर बराबर हो गए, अब हम दूसरे स्टेप पर चल सकते हैं सीधा अपने, जो कि क्या है, अपना जो भी मान निकल कर आया है हर बराबर करने के बाद उसमें n+1 से गुणा कर दो। तो हो जाएगा कितना, 9 6 54 बटे में 6 6 36, और ये हो गया कितना, 8/6 गुणा 6/6, तो 8 6 48 बटे में कितना भाई, ये हो जाएगा हमारा 6 6 36। तो 54/36 और 48/36 में मान निकाल लो। तो ये हो जाएगा कौन सा, 49/36, 50/36, 51/36, 52/36 और 53/36। तुम्हारी 3/2 और 4/3 के बीच की 5 परिमेय संख्या ये रही। ठीक है, इन्हें हल करना चाहो तो हल भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो यहां छोड़ना चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला सवाल भी यहीं पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी के बेसिक से सवाल हैं, वो भी देख लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है, जैसे कि ये सवाल, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि 0 जो है वो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि तुम 0 को लिख सकते हो 0/1। तो इसका आंसर तुम इस तरीके से लिखोगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ, तो इसने पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो तुम्हारा आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, जहां पर 0 व 1 पूर्णांक है, और जो तुम्हारा हर यानी कि q है, q बराबर है 1 के, जो कि बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी परिमेय संख्या होती है। एनसीईआरटी का सवाल है और ये 1 नंबर में एज इट इज सवाल पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो भाई, अब 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में है। सबसे पहला ये वाला कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। दूसरा 3/5 और 4/5 के बीच की ये परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, कितनी, 5। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब कह रहा है निम्न में से 1 तथा 2 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है, तो बताओ कौन सी होगी। 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या निकालनी है, तो सिंपल 1 + 2/2 कर दो, तो ये आ गया 3/2। क्या 3/2 आंसर में है? वैसे तो 3/2 आंसर में है नहीं, लेकिन इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो, और तुम इन सबके दशमलव प्रसार निकाल कर देख लो। इन सबके दशमलव प्रसार निकालोगे तो ये आएगा कहीं ना कहीं 0 कुछ। ठीक है, तो ये तो 1 से छोटा हो गया, तो ये 1 और 2 के बीच में आ नहीं सकता।
ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 0.666 अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा 3 एकम 3 और उसके बाद बचा 1 दशमलव लगाया 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 1.33, ठीक है। ये आएगा 3 दूनी 6.33 और ये आएगा कितना 3 दूनी 6.66। तो तुम देख सकते हो इन सबको हल करने पर ये मान आ रहे हैं। तो कौन सा मान है जो 1 और 2 के बीच में है? इस तरीके से नहीं पता चला तो भैया इस तरीके से निकाल लो। केवल एक मान है जो 1 और 2 के बीच में है और वो है 1.33, यानी कि 4/33 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, सिंपल है। चलो भाई, क्लियर हो गया सबको? ये यहां तक सबको बीच में आ गया समझ में? अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? बताओ जरा कमेंट में इसका आंसर। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? 1, 2, 3 या अनंत? ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक आएगा जो कि पूर्ण वर्ग ना हो तो वो अपरिमेय संख्या होगी, और ऐसा केवल एक ही एग्जाम्पल दिख रहा है, वो है √5। क्योंकि तुम देखो 25/49 क्या है, तुम इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये आ गया 5/7, है ना। तो वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग आ रहे थे तो वो परिमेय संख्या बन गया। यहां पर है 36 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 6 का, तो वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग आ रहा है, वो भी हल होके 6 बन जाएगा, एक परिमेय संख्या। केवल 5 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए वर्गमूल के अंदर 5 आ रहा है तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है उसे हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप उदय बैच की इस पहली क्लास में तुम लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, जो पहली क्लास है वो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज की जो टॉपिक थे वो सारे हमने बढ़िया से क्लियर करे हैं। अगर तुम पीडब्ल्यू के ऐप पर जाओगे तो तुम्हें इसका होमवर्क भी मिल जाएगा। मैं तुमसे मिलूंगा सीधा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास अब होगी सीधा मंडे में, तो मंडे के लिए वेट करो। मैथ्स की क्लास होगी मंडे में 11 बजे। तब तक के लिए सही बच्चे अपना ध्यान रखो। टेक केयर, टाटा और बाय बाय। मैं तुमसे वापस मिलता हूं, तुम्हारे कमल भैया तुमसे वापस मिलेंगे तुम्हारे मैथ्स की क्लास में मंडे में, तुम्हारे उदय बैच में। तब तक के लिए जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय।